हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे आरपी तिवारी सर के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो मेंटल एप्टीट्यूड को पढ़ाया है ना, एक अलग ही लेवल पर पढ़ा रखा है उन सर ने। और फिलहाल मैं क्लास भी ना उनकी थोड़ा धीरे ही देख रही हूँ। मतलब जैसे मैं नॉर्मली अगर क्लास देखती हूँ, मैथ्स की क्लास लेती हूँ या फिर रीजनिंग की क्लास अगर मैं कभी ऑनलाइन लेती हूँ तो मैं 2x की स्पीड तक लेती हूँ ज्यादातर सभी क्लासेस, क्योंकि जो सोल्व करने वाली क्लासेस होती हैं तो वो इतने उसमें हो जाती है, मतलब 2x की स्पीड पर। लेकिन ये वाली जो थी ना, थोड़ी समझने वाली क्लास थी, तो इसलिए मैं इसको नॉर्मल स्पीड पर ही देख रही हूँ। तो सर ने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ तो अगर मैंने अभी सिर्फ सर की 3 क्लासेस ली हैं, आई थिंक 3 या 4 क्लासेस ली हैं। और स्टार्टिंग की जो फर्स्ट और सेकंड वाली क्लास है, तो अगर मैं बात करूँ ना, देखो जैसे RW से भी मैं पढ़ रही हूँ, मैंने काफी सारी चीजें वहां से पढ़ी है, रीजनिंग भी पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी है, मैथ वगैरह भी काफी पढ़ा है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर पढ़ा है। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा है वहां से। मैंने जीएस नहीं पढ़ी है RW से, और मैंने यूपीजी के वाला पार्ट भी नहीं पढ़ा है वहां से, क्योंकि वहां पर ना RW पर पता है क्या होता है, मतलब सभी चीजों की ना सिर्फ प्रैक्टिस से कराई जा रही है एक तरह से, क्योंकि सिर्फ जो क्वेश्चन होते हैं ना वो MCQ टाइप होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को करने से हमें जीएस या जीके वाला पार्ट समझ नहीं आएगा जब तक हम उसकी प्रॉपर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे या पूरा चैप्टर वाइज नहीं करेंगे। मैथ को हम पढ़ सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैथ में हमें सिर्फ सोल्व करना है, बेसिक तो हम पढ़ ही चुके होते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में भी हम बेसिक पढ़ चुके होते हैं, हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करने होते हैं इन सबके। लेकिन जो जीके जीएस वाला पार्ट है या यूपीजीके वाला पार्ट है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें वहां से नहीं पढ़ी है। अगर मैं बात करूँ तो RW से ना तो मैंने यूपीजी का वाला पार्ट पढ़ा है और ना ही जीएस वाला पार्ट पढ़ा है, क्योंकि सर सिर्फ PYQ कराते हैं या फिर जो मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा डिटेल में नहीं समझाया हुआ। अगर मैं बात करूँ आरपी तिवारी सर ने जैसे पढ़ाया हुआ है ना, जिस तरह से हर एक सब्जेक्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को, मतलब हर एक टॉपिक को डिटेल में कराया हुआ है, और उसके लिए केस स्टडी जो कराई है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज मुझे लगी है। और कहीं ना कहीं जितनी भी केस स्टडी सर ने कराई है वो सभी मतलब जो हमारे प्रीवियस एग्जाम हुआ था उस पर भी बेस्ड है। और जहां तक मुझे लगता है जो नेक्स्ट एग्जाम अभी होगा तो उसमें भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो ये वाला चैप्टर मुझे और भी ज्यादा अच्छे से इसलिए समझ में आ गया है, क्योंकि ये केस स्टडी जो मेथड होते हैं, एक्शन रिसर्च जो होती है, और जो इस तरह के जो मेथड होते हैं ना, तो ये हमें टीचिंग में भी सिखाए जाते हैं कि कैसे इनका यूज करते हैं, कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम केस स्टडी मेथड का यूज करते हैं। और भी काफी सारे मेथड होते हैं चीजों के बारे में जानने के लिए। तो सर ने जब ये चैप्टर पढ़ाया और सर ने बताया कि इस तरह से सर ने केस स्टडी की इन सभी की, तो इसलिए वाले चैप्टर काफी इजी से समझ में आ गए थे। अगर मैं बात करूँ पहला और दूसरा चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इजी थे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी है जो मुझे अभी आप सभी के साथ डिस्कस करना है। मेंटल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं देखने पर मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये वाला ऑप्शन होगा, तो 1-2 क्वेश्चन में हुई है ऐसी मिस्टेक, तो जो छोटी छोटी सी हैं, तो अभी उन सभी के साथ आपको डिस्कस करूंगी। तो यही सभी चीज था मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट। और इसके बाद मुझे एक चीज तो समझ में आई है, मुझे आप सभी से ये भी पूछना है कि आप और सभी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रहे हो, क्योंकि इतने अच्छे सर आपने बताया है ना मुझे, तो मेरे को लग रहा है कि अभी एक तो आप सभी को प्लीज कमेंट करना कि मैथ कहाँ से पढ़ रहे हो, हिंदी कहाँ से पढ़ रहे हो, रीजनिंग कहाँ से पढ़ रहे हो, जितने भी सब्जेक्ट है ना, मतलब यूपी पुलिस के लिए सभी सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ रहे हो, सभी को बताना है कि कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो मैं तो आप सभी को पहले बता चुकी हूँ मैं क्या सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो आप सभी को भी बता देना है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रहे हो, ताकि अगर मैं भी किसी सब्जेक्ट में थोड़ा इंप्रूव कर सकूं। जैसे अगर मैं बात करूं मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक था, क्योंकि मैंने बुक भी मंगाई हुई है, काफी सारी चीजें मंगाई हुई है, बट स्टिल इम्प्रूव नहीं हो रहा था, मतलब इतना ज्यादा। जो मैंने बुक मंगाई हुई है उस बुक से मेरे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जब मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट जब मॉक टेस्ट में आता है ना, वहां पर मिस्टेक होती है। तो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मेरे मिस्टेक हो रहे थे। तो अब हाई होप कि मैं जो आरपी तिवारी सर की क्लासेस ले रही हूँ अब सभी ठीक हो जाएगा उनसे, क्योंकि सर ने काफी अच्छे से कराया हुआ और डिटेल में करा रखा, हर एक चैप्टर को ना बहुत अच्छे से समझाया हुआ, हर एक चीज के लिए एक मतलब पूरा एकदम लॉजिक दिया हुआ है हर चीज के लिए। तो ये वाली बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है सर की। तो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। हालांकि जो 3rd वाली क्लास है ना और जो 4th वाली क्लास है उसमें थोड़ी याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं, बट स्टिल वो दोनों क्लासेस भी अच्छी हैं। और अगर मैं बात करूँ जो सर की पहली क्लास थी उसमें जो मुझे OP सिंह सर वाला जो केस था वो वाला काफी अच्छा लगा। और फर्स्ट वाली क्लास में एक और केस स्टडी कराई थी सर ने, वो थी राठौड़ वाली। तो DDS राठौड़ वाली जो केस स्टडी करी थी सर ने, वो वाली भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने किस तरह से इमीडिएट जो एक्शन लिया है ना उस चीज के लिए। तो ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे केस स्टडी, मतलब पढ़ के एकदम ऐसा लगा कि हाँ काफी सारी चीजें मैं उससे रिलेट कर पाई कि हाँ अगर इस तरह से चीजें होती है तो हमको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे पहली और दूसरी क्लास तो। हालांकि तीसरी और जो चौथी क्लास है उसमें थोड़ी याद करने वाली चीजें ज्यादा है,
लेकिन अभी ये 8 क्लास कंप्लीट करनी है मुझे थोड़े टाइम में। और उसके बाद अगर बात करूँ, सर और क्लासेस कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी और क्लासेस कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप में से काफी सभी बता रहे हो कि सर और भी क्लासेस कराएंगे तो मेंटल एप्टीट्यूड की तैयारी अब बेहतर हो जाएगी मुझे लगता है अभी। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जनरल नॉलेज वाले पार्ट में क्या क्या चीजें पढ़ी। वाला पार्ट देख लेते हैं हम, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। इस वाली बुक से पढ़ रहे हैं हम जीके जीएस वाला पार्ट। और इसमें जो मैंने आज पढ़ा है वो है थोड़ा सा मिसलेनियस वाले पार्ट में से मैंने पढ़ा है। इसमें सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर याद किया विभिन्न देश और उनकी संसदों के बारे में कि उनकी संसद को क्या कहते हैं, क्योंकि आज मैंने थोड़ा याद करने वाला पार्ट चूज किया था। ये इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो याद करने वाला पार्ट होता है, जैसे कि कोई सन हो गया या फिर किसी चीज के बारे में हो गया। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद किए हैं। तो मैंने सभी नहीं याद किए क्योंकि बुक के अंदर तो बहुत बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे याद किए हैं जो यूपी पुलिस से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे जो स्टडी से रिलेटेड हैं जो यूपी पुलिस से रिलेटेड हैं, या कुछ जो थोड़े जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे मैंने वो याद किए। उन सभी को मैंने हाईलाइट कर दिया है और सिर्फ मैं वही याद करूंगी, ज्यादा तो याद नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा है। अगर आप जितने ज्यादा याद करोगे ना कंफ्यूजन हो जाएगा और उसकी वजह से और बाकी भी नहीं याद रहेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से हाईलाइट किए हुए हैं। दिख रहा होगा शायद, ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत सारे थे ये। देखो यहाँ पर पूरे पेपर के अंदर सिर्फ यही दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद यूएनओ के बारे में पढ़ा था यहाँ पर थोड़ा सा, हालांकि यूएनओ वाला पार्ट मैं पहले भी पढ़ चुकी थी इसलिए थोड़ा सा रिवीजन हो गया था। और उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जहां से बनने के चांसेस मुझे लगता है कि जरूर बन सकता है एक क्वेश्चन, वो है जो संयुक्त राष्ट्र के जो संघ है और उनके जो अलग अलग नाम है, मतलब कि कहाँ पर उनकी जो स्थापना हुई है, उनका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है। स्पेशली अगर आपको सन भी नहीं याद है ना कि कब उसकी स्थापना हुई है, लेकिन उनके मुख्यालय तो जरूर याद करने के, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, किस संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है। तो ये वाला पार्ट मैंने अच्छे से याद किया क्योंकि ये वाला पार्ट जो था मेरे नोट्स में भी था, इसलिए याद करने में थोड़ी सी आसानी हुई है मुझे इसको। और ज्यादातर अगर बात करूँ तो जितनी भी चीजों के मुख्यालय हैं, मतलब जितने भी चीजों के हेडक्वार्टर्स हैं, ज्यादातर तो वो स्विट्जरलैंड में के जेनेवा में ही है, तो इसलिए और भी ज्यादा इजीली याद हो गए थे ये तो। और उसके बाद याद किए थे कुछ लोकप्रिय व्यक्ति और उनके उपनाम। तो इसमें दे रखे हैं काफी सारे, इंडियन वाले ही नाम याद करने की जरूरत है और बाकी तो जो विदेशों के दिए हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ इंडियन जो नाम है उन सभी के उपनाम याद करने की कोशिश की है। और उसके बाद जो हिंदी की जो कुछ पुस्तकें हैं उनके लेखक और उनके नाम याद किए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो दे रखी है मुद्रा राक्षस और शाहनामा, काफी सारी तो मुझे पहले से याद थी। इसमें लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं काफी सारी मुझे पहले से याद थी। बहुत बड़ा पार्ट है ये भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है। सिर्फ इतना याद किया आज तो मैंने, यहाँ पर भी दे रखे, सभी नहीं याद किया मैंने, सिर्फ कुछ हिंदी की हैं जो इम्पोर्टेंट सी हो सकती हैं सिर्फ वो याद किए, जैसे कालिदास वगैरह जी की हो गई, तुलसीदास जी की हो गई, या फिर और जो बाकी उनकी हो गई। बाकी जो अदर जो फॉरेन के लेखक है, जो दूसरे बाहर के देशों के जो लेखक हैं उनको ज्यादा नहीं याद किया मैंने। इंडिया के ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले उनको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि बुक के अंदर तो आपको हर एक चीज मिलेगी लेकिन हर एक चीज हमारी याद तो नहीं रहेगी ना, जो याद करने वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर इसका पढ़ा था, तो यही सब पढ़ा था। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे देखो जैसे ये वाली बुक है मेरे पास, प्रैक्टिस एड्स हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी आप में से कुछ लोग बोलते रहते हो कि दीदी हमारा स्कोर तो बहुत कम आ रहा है, कैसे इम्प्रूव करें। तो देखो ऐसा नहीं होता। जब स्टार्टिंग में मैंने तैयारी करना शुरू की थी, और आई थिंक जनवरी के आसपास की बात है, जनवरी और फरवरी में जब मैं मॉक टेस्ट देती थी, तो स्टार्टिंग में जब मैंने इस बुक से भी मॉक टेस्ट दिए या फिर जो अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे वो सोल्व किए, तो बहुत कम नंबर आते थे। ऐसा नहीं होता कि अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, स्पेशली अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो, कि बहुत अच्छे आपका स्कोर हो जाएगा या बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। जब हम एक दो बार दे चुके होते हैं ना मॉक टेस्ट, तो हमारा एक पैटर्न बन जाता है, हम समझने लगते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न का, थोड़े से क्वेश्चंस का, क्वेश्चन करने के तरीकों का अलग अलग चीजें पता चलती है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव होना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने पहला मॉक टेस्ट दिया और पहले में आपके एकदम बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, जो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था RWA पर, मेरे भी 213 नंबर थे उसमें। और अगर मैं इस बुक की बात करूं, जब मैंने जनवरी में इस बुक से जो अपना पहला एक बात करूं, प्रीवियस ईयर था एक पहला पेपर, वो वाला पेपर दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने लिखा हुआ भी है, ये देखो अपना स्कोर लिखा हुआ है मैंने। जो मैंने पहला पेपर सोल्व किया था ना, इसमें मेरे 96 क्वेश्चन ठीक हुए थे। सिर्फ 150 में से 96 क्वेश्चन ठीक हुए थे। और गलत तो मैंने लिखा नहीं है कितने हुए थे, लेकिन मुझे लगता है काफी गलत हुए होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मोस्टली आई थिंक काफी क्वेश्चन चूज किए थे। गलत वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे काफी क्वेश्चन गलत हुए थे।
और उसके बाद जब मैंने सेकंड पेपर सोल्व किया तो मेरे 102 क्वेश्चन ठीक हुए 150 में से। तीसरी बार जब मैंने इसका तीसरा पेपर सोल्व किया था 19 दिसंबर 2020 का, उसमें मेरे 100 क्वेश्चन ठीक हुए थे और 150 क्वेश्चन में से मतलब बाकी के क्वेश्चन गलत होंगे कुछ। और उसके बाद मैंने एक पेपर सोल्व किया था 28 जनवरी 2019 का, सेकंड पाली का, उसमें मेरे 110 क्वेश्चन ठीक हुए थे। और इसके बाद 28 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का 115 क्वेश्चन ठीक हुए थे। और उसके बाद जो थे ना प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर कुछ, क्योंकि इसके अंदर बुक के अंदर 25 प्रैक्टिस सेट है इस बुक के अंदर। तो जो पहले वाला प्रैक्टिस सेट है उसमें 113 क्वेश्चन ठीक हुए थे। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनका स्कोर नहीं लिखा हुआ। तो ये सिर्फ क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ। 113 150 में से 113 क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो क्योंकि ये मैंने रॉन्ग वाले क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए इसकी वजह से मुझे पता है कि बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो उसकी वजह से काफी मार्क्स कट जाएंगे। तो इसको बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि देखो, जब हम कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, किसी के लिए भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो हमारा स्कोर कम ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पहला कोई मॉक टेस्ट दिया है, स्टार्टिंग के कुछ 2 दिन मॉक टेस्ट दिए तो उनमें हमेशा स्कोर बेकार ही होता है, क्योंकि धीरे धीरे में पता चलता है कि पैटर्न क्या है, किस तरह की चीजें आती हैं। और स्पेशली अगर मॉक टेस्ट में थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट करना है, मॉक टेस्ट का स्कोर जो इम्प्रूव करना है, तो हमेशा मॉक टेस्ट देने से पहले ना रिवीजन जरूर किया करो। सो मैं तो हमेशा अपना जो मॉक टेस्ट होता है, मैंने आपको बता ही रखा है कि मैं 2-3 बजे के आसपास ही अपना मॉक टेस्ट देती हूँ। तो हमेशा अपना मॉक टेस्ट देने से पहले रिवीजन जरूर करती हूँ। जो जो चैप्टर्स मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, मैं वो पहले से ही मैंने अलग लिख रखे है कि कौन कौन से चैप्टर्स में मुझे प्रॉब्लम होती है, मैथ्स के कौन से चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं, रीजनिंग के कौन से होते हैं। तो जब भी मैं मॉक टेस्ट देने के लिए बैठती हूँ तो मैं सभी चीजें रिवाइज करती हूँ। अपना मैथ्स के कुछ फॉर्मूले हो गए वो सभी रिवाइज करती हूँ, रीजनिंग का कुछ भी पार्ट होता है वो भी रिवाइज करती हूँ, यूपीजीके का वो वाला पार्ट भी रिवाइज करती हूँ जो मुझे डिफिकल्ट लगता है। तो हमेशा मॉक टेस्ट देने से पहले मैं अच्छा खासा रिवीजन कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मॉक टेस्ट में थोड़ा स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। अगर आप कभी बिना मॉक टेस्ट दोगे बिना रिवीजन के, तो स्पेशली आपका स्कोर उस टाइम पर जरूर कम होता है। तो इसीलिए हमेशा थोड़ा सा रिवीजन करके मॉक टेस्ट दिया करो। जो जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है या फिर मतलब जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होती है, वो सभी चीजें ना रिवाइज कर लिया करो मॉक टेस्ट देने से पहले। तो ये वाली चीजें कहीं ना कहीं इंप्रूव करेंगी आपके मॉक टेस्ट के स्कोर को। सो बस यही बताना था, क्योंकि कुछ आप में से कुछ लोग पूछते रहते हो कि यदि मॉक टेस्ट का स्कोर कैसे इंक्रीज करे। बाकी तो सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा ठीक होता चला जाएगा स्कोर।